गाँव घर में देखे होंगे कि कोई लड़का बहुत बदमाश रहता है तो उसको क्या बोलता है कि शादी कर दो इसको, ठीक है, उसको एक बंधन में जोड़ दो, उसके बाद कहीं इधर उधर नहीं मुंह मारेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए जो शुद्ध आयरन, जो शुद्ध लोहा होता है वो बहुत अभिक्रियाशील होता है भाई साहब, अकेले रहता है तो देखेगा ऑक्सीजन अगर देखेगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बोलेगा, तू हमारे साथ आगे सट जाओ, हमारे साथ अभिक्रिया कर लेगा, मतलब इसमें जंग लग जाता है। अब उसको बचाने के लिए हम क्या किए ना, इसको हम किसी और धातु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। अभिक्रिया कराने के बाद धातु के मॉलिक्यूल के साथ क्या है, बंधन में आ जाएगा। अब उसके बंधन में आएगा तो क्या करेगा, ये बाहर नहीं देखेगा, ऑक्सीजन को देखेगा तो बोले भाई भाव नहीं देंगे तुमको, इस तरह से करता है। तो इसीलिए इसको संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण मतलब दो धातुओं को मिला दिए, अब दो धातुओं को मिलाने के बाद क्या हुआ, दो धातु को मिलाए तो दोनों एक दूसरे से बंधन में आ गया, इसका अभिक्रियाशीलता कम हो गया। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है, धातु और अधातु का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम आज का लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे कि धातुओं का परिष्करण कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे, और उससे पहले पढ़ेंगे कि जैसे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु आते हैं उनको कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उनको उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं ये देखना है। तो उससे पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि इसमें से जो जितने धातु आते हैं इसके मेन पॉइंट्स को हमने लिखा, ठीक है, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। जो भी धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अभिक्रियाशील होते हैं, वो किसी भी चीज़ों के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी इससे पहले पढ़े थे मध्य वाला, जो मध्य सक्रियता श्रेणी था, तो उसमें क्या होता कि उन लोग को हम कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते थे तो हमको धातु प्राप्त हो जाता था, कार्बन से निष्कर्षण करना बहुत आसान था। लेकिन ये जो धातु लोग होता है तो इनको कार्बन के साथ अभिक्रिया करा के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इससे एक सवाल उठता है कि जो भी धातु बहुत ज़्यादा अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्या उनको कार्बन से अभिक्रिया करा करके प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा कि नहीं, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन से धातु ऐसे हैं, कौन से ऐसे धातुएं हैं जिन्हें कार्बन के साथ अभिक्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है, तो वो भी बोलेंगे कि जो भी ऐसी धातुएं जो मध्य सक्रियता श्रेणी में आते हैं, सक्रियता श्रेणी का जो वो तालिका था टेबल, उसमें मध्य में जो आते हैं बीच में, उनको हम लोग कार्बन से निकाल सकते हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया करा के। देखिए इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ अधिक होती है। ये धातु जो होते हैं कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, उनके साथ बॉन्ड अच्छा से बनाते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि इनको कार्बन के साथ प्राप्त अभिक्रिया करा के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखिए इस पे आप ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, अपघटनी विद्युत अपघटनी अपचयन, ये विधि को इस्तेमाल किया जाता है इनको प्राप्त करने में। इन विधियों के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, कौन से धातुओं को प्राप्त करते हैं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं कि धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन। इसके बारे में भी देखेंगे, विद्युत अपघटनी क्या होता है, इसको थोड़ा सा भी और आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बस इसका स्टेप्स पहले देख लेते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, क्या क्या करना पड़ता है। कार्बन से तो नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा इसका रिश्ता नाता है, मतलब बॉन्ड बनाता है, बंधुता देख रहे हैं। तो इसको मतलब इसका लगाव ज़्यादा ऑक्सीजन तरफ है, ठीक है, इन लोग धातुओं में ज़्यादा अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ये सब क्या है, ये सब धातुएं हैं। ये सब कौन से धातुएं हैं, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। अब देखिए ये सब धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों से विद्युत अपघटन में प्राप्त किया जाता है। देखिए विद्युत अपघटन होने के लिए क्या करना चाहिए हमको, कोई भी धातु है उनका ना गलित रहना चाहिए, ठीक है, वो मेलिएबल होना चाहिए, पानी जैसा होना चाहिए, ठीक है। क्लोराइड इनका देखिए, इनके साथ इनका क्लोराइड जो होता है गलित क्लोराइड, अब कोई भी चीज़ विद्युत उसमें तभी ना बहेगा, ठीक है, विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इनका जो गलित क्लोराइड होता है जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब का, उनसे क्या किया जाता है कि विद्युत अपघटन कराया जाता है और उससे हम धातु को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड, कैथोड जो होता है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है और एनोड जो होता है वो धन आवेशित इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे देखिए उसमें क्या होता है, अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो कैथोड में होता है ये अभिक्रिया होता है, ठीक है। ये सवाल पूछ देगा कि जैसे कि आप बोलेगा कि विद्युत अपघटन अपचयन जो कराया जाता है तो उसमें बताओ कि कैथोड में कौन सा अभिक्रिया होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को हम लिए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए, तो उसमें अभिक्रिया कैसे होगा, ठीक है, कैथोड में कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये वाला अभिक्रिया लिख दीजिएगा तो आंसर एकदम खत्म, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। अब पूछ देगा कि एनोड में कौन सा अभिक्रिया होता है, ये अभिक्रिया होता है भाई साहब। यहाँ पे देखिए
पदार्थ में देखिए कैथोड पदार्थ में क्या होती है, निक्षेपित होती है, ठीक है, तथा एनोड पदार्थ में क्या होती है, क्लोरीन मुक्त होती है। देखिए एनोड पे क्लोरीन मुक्त होता है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन निकल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो पूछ देगा आपसे कि अब बताओ कैथोड और एनोड पे क्या होगा, अभिक्रिया को लिखो। ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, हो सकता है 4 मार्क्स का दे दे या 6 मार्क्स का नहीं देगा, 2 या 4 मार्क्स का दे सकता है। बोल देगा कि सोडियम क्लोराइड को हम विद्युत अपघटनी करा रहे हैं, तो बताओ कि एनोड और कैथोड पे कौन सा अभिक्रिया होगा, लिख दो उसको। लिख देंगे ना, यही सब लिख देंगे, चलो याद है। अभी देखिए एल्यूमिनियम को, जैसे कि एक उदाहरण ले लिए हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम निकालते हैं तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। देखिए अभी तक जितना भी हम किए धातुओं का निष्कर्षण किए, अलग अलग धातुओं को अलग अलग तरीके से निष्कर्षण किए। कैसे, जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर थे उसका निष्कर्षण करने का तरीका हमारा अलग था। जो धातु मध्य में थे उसको निष्कर्षण करने का तरीका अलग था। जो धातु निम्न में थे, मतलब बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, उनको भी निष्कर्षण करने का जो हमारा प्रक्रिया था वो अलग था। अब क्या होता है कि इतना सारा जो हम धातुओं का निष्कर्षण किए, उसमें से क्या होता है कि कुछ कुछ धातुएं जो होते हैं पूरा शुद्ध नहीं होते हैं। अब उस धातुओं को पूरा उस धातु से, ठीक है, हम निकाले जो धातु, उससे शुद्ध धातु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका परिष्करण करते हैं, ठीक है, धातुओं का परिष्करण करते हैं। आपसे पूछेगा कि धातुओं का परिष्करण क्यों किया जाता है, तो धातु का जब भी निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, तो अशुद्ध धातुएं निकलते हैं, धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका परिष्करण करते हैं। और परिष्करण करने का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है, ये मतलब धातु को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे फेमस जो है ये है विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत के द्वारा हम शुद्ध करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से धातु जो होंगे वो इससे होंगे, जैसे कि कॉपर, जिंक, कुछ इसके उदाहरण है, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जो ये सब धातुएं होते हैं, इनको हम इनका निष्कर्षण, इनका परिष्करण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत अपघटनी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं कि विद्युत अपघटनी में होता क्या है। उसमें से सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, एक उदाहरण लिए हैं, किसको लिए हैं, कॉपर को लिए हैं। कॉपर को हम परिष्करण कर रहे हैं, कॉपर का परिष्करण कर रहे हैं, मतलब शुद्ध कॉपर निकाल रहे हैं। तो उसके बारे में एक उदाहरण लेके इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि बीकर ले लेना है, ठीक है, बीकर ले लिए हमने, उसमें क्या करना है, 2 रॉड डालना है। अब 2 रॉड है तो ये और ये रॉड सेम है क्या, एक ही रॉड है, एक ही धातु से बना है। देखिए ये रॉड और ये रॉड दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, ये जो कैथोड वाला रॉड है इसको हम शुद्ध धातु का रॉड बना है, ठीक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, जो धातु है पूरा शुद्ध है, प्योर धातु है। और ये वाला जो है ये अशुद्ध धातु है। हम धातुओं का निष्कर्षण किए, ठीक है, कॉपर का निष्कर्षण किए, उसमें से जो कॉपर हमारा निकला वो अशुद्ध था, तो उसको एक रॉड बना दिए, उसका जो कॉपर था उसका एक रॉड बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाल दिए, कॉपर का नमक का विलयन, ठीक है, कॉपर लवण का विलयन डाल दिए। ये विलयन डालने के पीछे कारण क्या है ये आपको हम लोग समझा चुका था। ये देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम बैटरी जोड़े हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे बैटरी जोड़े हैं और यहाँ पे एक कुंजी की है, स्विच, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए हैं, ऐसे करके ऐसे जोड़ के इसको कनेक्ट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ का जो पार्ट था नीचे वाला, ये सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा था, ठीक है, ये जब कंप्लीट होगा तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है, कि ये क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है, मतलब इससे विद्युत प्रवाहित हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ये विलयन नहीं डालेंगे तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इसमें विद्युत प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है कि इसमें क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें आयन जो रहता है वो फ्री रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। जब इसमें फोर्स लगने लगेगा तो एक डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो यहाँ से विद्युत प्रवाहित होने लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसके आगे जैसे ही जलते हैं तो यहाँ से जैसे कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आता है कैथोड की तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रही है, और यहाँ जो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होते जा रही है, मतलब यहाँ कार्बन क्या बन रहा है, कॉपर प्लस में होते जा रहा है, Cu प्लस होते जा रहा है। अब Cu प्लस जो हो रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ से Cu जो है Cu प्लस के रूप में निकलेगा, यहाँ पे आके जमते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके अटैक करेगा इस पर, ये सब में यहाँ से यहाँ जैसे जैसे देखा गया इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इधर से आएगा और यहाँ से चिपकते जाएगा, इसके साथ चिपकते जाएगा। और जो कार्बन जो अशुद्ध रहेगा, अशुद्धियाँ रहेगा, इसी में रह जाएगा, और कुछ कुछ अशुद्धियाँ यहाँ गिर जाता है, और यहाँ जो गिर जाता है उसको अपद्रव्य बोलते हैं, ठीक है, इसी को एनोड पंख बोलते हैं। तो यहाँ पे जो
अशुद्धियाँ रहता है यहाँ पे गिर जाता है यहाँ पे ऐसे, जिससे कि जमा हो जाएगा। मतलब ऐसे काहे होता है, देखिए अशुद्धियाँ जो है दो तरह का होता है। एक होता है कि इसके साथ विलयन होता है, मतलब इसके साथ घुल जाता है, और दूसरा होता है कि ये जो विलयन है, लवण का विलयन, इसके साथ एक घुल जाता है, और दूसरा होता नहीं घुलता है। जो अशुद्धियाँ नहीं घुलता है वो यहीं पे चिपकले रह जाता है, ठीक है, यहाँ से नहीं निकलता है। लोग काहे नहीं निकलेगा, काहे निकलेगा भाई, घुलबे नहीं करेगा तो क्या करेगा इधर आके। और यहाँ जो जो घुल जाता है वो नीचे गिर जाता है इधर, और यहाँ पे देख रहे हैं इतना ज़्यादा जम गया है, एक ही साथ एक ही बार बहुत ज़्यादा गिर रहा है, इसीलिए मतलब ये धीरे धीरे घुल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से देख रहे हैं ये अशुद्ध कॉपर था, ठीक है, यहाँ से हम शुद्ध कॉपर को यहाँ से प्राप्त कर लिए, इसमें सारा कॉपर आ गया मेरा कॉपर प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको निकाल के और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है विद्युत अघटनी परिष्करण का। कॉपर को, जैसे कॉपर के जगह पे हम क्या ले लेते, जिंक ले लेते, तो जिंक का लवण का विलयन हो जाता है यहाँ पे। टीन ले लेते, टीन का लवण, ये सारा चीज कुछ भी ले सकते थे यहाँ पे जो भी लेंगे उसका विलयन डालना होगा इसमें, और यहाँ पे उसी का रॉड डालना होगा। जैसे कि ये रॉड डाले हैं, तो अगर यहाँ कॉपर लिए तो कॉपर का डाले हैं, जिंक लेते तो ये वाला जिंक का रहता, निकेल लेते तो ये निकेल का रहता, सिल्वर लेते तो ये सिल्वर का रहता, गोल्ड लेते तो गोल्ड का रहता। इस तरह से इसको शुद्ध किया जाता है। अब देखते हैं कि संक्षारण। संक्षारण में बहुत पहले पढ़ चुके हैं, मतलब क्या होता है संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी भी शुद्ध धातु को हम खुले वायु में रख देते हैं तो उसके साथ अभिक्रिया करके उसका रंग बदल जाता है, या फिर उससे, जैसे कि लोहा को देखते हैं, लोहा का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। चांदी को देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें काला परत चढ़ जाता है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब संक्षारण की वजह से होता है। संक्षारण क्या होता है, देखिए संक्षारण ये होता है कि मतलब जैसे कि कोई भी धातु को हम बाहर रख दिए हैं, तो आर्द्र अगर जो वायु है, वायु अगर आर्द्र है, मतलब उसमें नमी है, पानी का मात्रा है, जल का मात्रा है, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जल का मात्रा है तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि उसके परत के साथ अभिक्रिया करके वो क्या करता है, उसका रंग बदल देता है। तो जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो क्या होता है कि रंग बदल जाता है। तो यही होता है। आगे देखते हैं कि संक्षारण जैसे होता है, तो संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। जैसे जितना सारा धातु है इनमें संक्षारण होना ही होना है, शुद्ध धातु में संक्षारण होता ही। अब देखते हैं कि जो शुद्ध धातु है उसको संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं। कुछ कुछ धातु में हम क्या करते हैं कि उसमें रंग चढ़ा देते हैं, कुछ कुछ धातुओं को अभिक्रिया करा देते हैं। जैसे कि एक लोहा है, ठीक है, ऐसे शुद्ध लोहा है, ठीक है, प्योर लोहा। अब इसमें क्या हुआ कि इसको हम ऐसे ही रख दिए एटमोसफेयर में, इसे धूप में बाहर रख दिए हैं। बहुत दिन के बाद इसमें देखेंगे कुछ कुछ परत चढ़ जाएगा अपने आप। ऊपर वाला जो परत होता है वो नर्म अति और कमजोर पड़ के टूटने लगता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण है कि ये जो लोहा होता है बहुत अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील होता है तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें इसके जो अगल बगल के वायु जो होते हैं, खास करके ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या होता है कि अभिक्रियाशील होता है। और ये देखता है उसके जो क्या करता है, एक दूसरे से अभिक्रिया करके इसके ऊपर परत चढ़ जाता है, जम जाता है। और ये जमता है तो ये क्या होता है कि ये वाला कमजोर हो जाता है, नर्म लोहा। लेकिन इसको हम इसी में क्या करते हैं, लोहा में क्या मिला देते हैं, इसके ऊपर हम जिंक से रंग देते हैं इसको, ठीक है, पेंट कर देते हैं। तो जिंक से पेंट कर देंगे तो ऊपर का आएगा, जिंको आएगा, और भीतर लोहा रहेगा, तो बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम दो धातु को मिला देते हैं। दो धातु को मिश्रित करने से फायदा क्या हुआ कि एक धातु है वो, एक धातु है तो अभिक्रिया करेगा, ऐसे खुले में रहेगा तो, लेकिन उसके साथ उसको दूसरे धातु के साथ हम अभिक्रिया अगर करा दिए, दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया कराने के बाद क्या होता है कि वो अभिक्रियाशीलता उसका कम हो जाता है, क्योंकि वो किसी के साथ अभिक्रिया कर चुका है, और किसी और के साथ अभिक्रिया करने के लिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, बंधन में रहते हैं। तो बंधन में जब भी कोई भी चीज़ रहेगा तो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे सोचिए ना, शादी ब्याह होता है तो कोई लड़का क्या करता है, जैसे कि बंधन में नहीं रहेगा, ठीक है, तो जैसे कि कोई लड़का बहुत बिगड़ल रहता है, ठीक है, बदमाश रहता है, तो उसको क्या करता है सब, उसको शादी कर, तो ब्याह कर दो इसको, तो बंधल रहेगा, उसके बाद कोई कहीं ध्यान नहीं देगा, मुंह नहीं मारेगा। उसी तरह से ऐसा यहाँ भी होता है कि जैसे लोहा सब है, तो इसको जैसे कि ये प्योर लोहा है तो बहुत अभिक्रिया करेगा, तो इसको क्या किए हम, मिश्रित कर दिए, ठीक है, मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद देखें कि ये इसका जो ये एक दूसरे से बंधन बना लिया, इंगेज्ड हो गया। अब क्या करेगा, बाहर रहेगा, छोड़ दो कहीं, उतना ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करेगा तो खराब नहीं होगा, ठीक है, संक्षारण नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से सुरक्षा किया जा सकता है। इसमें रंग के पेंट कर दो, कुछ भी कर सके हम इसका सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।